हेलो फ्रेंड्स। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह पोर्चुगल और स्पेन आपस में कॉम्पीट कर रहे थे यूरोप से इंडिया तक के डायरेक्ट सी रूट को खोजने के लिए। और इसी के साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि इस मिशन में किस तरह पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हो गई थी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हॉलैंड की। हॉलैंड को नेदरलैंड भी कहा जाता है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है डच। तो जब भी हम लोग हॉलैंड की बात करते हैं तो हमें हॉलैंड और स्पेन के बीच के रिलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। एक्चुअली बात यह है कि हॉलैंड बहुत समय तक स्पेन का गुलाम रहा, लेकिन 1581 में हॉलैंड स्पेन से आज़ाद हो गया। और आज़ाद होने के तुरंत बाद यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि वो भी नेवल एंटरप्राइज में एंटर करेंगे। इसका मतलब ये कि ये लोग भी ईस्ट के साथ ट्रेड करने में इंटरेस्टेड थे। हालांकि इनका मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया के साथ ट्रेड करना नहीं, बल्कि स्पाइस आइलैंड्स के साथ ट्रेड करना और उसे अपने कब्जे में लेने का था। स्पाइस आइलैंड यानी मलया आर्कीपेलेजियो। आर्कीपेलेजियो बेसिकली बहुत सारे आइलैंड्स के समूह को कहा जाता है। इस मिशन को अचीव करने के लिए बहुत सारे डच लोगों ने प्रयास किए, लेकिन पहला व्यक्ति जो मलया आर्कीपेलेजियो पहुंचने में कामयाब रहा उसका नाम था कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। तो केप ऑफ गुड होप को राउंड करके मलाया आर्कीपेलेजियो पहुंचने वाला पहला डच व्यक्ति कॉर्नेलिस डी हॉटमैन था। और ये यहाँ पहुँचे थे 1596 में। और जिस जगह पर ये पहुँचे उस जगह का नाम था सुमात्रा और बांतम। ये जगह इंडोनेशिया में है और इनका ये जो मिशन था इसे स्पॉन्सर किया था डच गवर्नमेंट ने। कॉर्नेलिस डी हॉटमैन की ये सक्सेस बाकी लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन गई। और इसके बाद ऐसे बहुत सारे डच नेवल एक्सपीडिशंस थे जो कि मलाया आर्कीपेलेजियो पहुँचे। तो इस तरह नेदरलैंड की जितनी भी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनीज थी जो ईस्ट के साथ ट्रेड कर रही थी, उन सबको एक साथ मिलाकर एक नई सरकारी कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड्स। इस कंपनी को 1602 में बनाया गया था और 1602 में ही नेदरलैंड की गवर्नमेंट ने इस कंपनी को एक चार्टर दिया था। इस चार्टर में इस कंपनी को खुली छूट दी गई थी कि ईस्ट के किसी भी देश के साथ, किसी भी किंगडम के साथ कोई भी ट्रीटी कर सकती है, वहाँ की कोई भी टेरिटरी एक्वायर कर सकती है, कोई भी वॉर लड़ सकती है और वहाँ पर किसी भी तरह की किलेबंदी भी कर सकती है। इसका मतलब ये कि अगर ये कंपनी ईस्ट के किसी भी देश या किसी भी किंगडम के साथ ऐसा कुछ कर रही है तो हॉलैंड यानी नेदरलैंड्स इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो शुरुआत में तो इनका फोकस स्पाइस आइलैंड्स ही था और स्पाइस आइलैंड्स में अपने पैर पसारने के बाद इन्होंने भारत में भी अपने कदम रखे। भारत के मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। ये फैक्ट्री इन्होंने 1605 में लगाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1605 में अब भारत में दो यूरोपियन कंपनीज हो गई थी, एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। और पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पर 1500 से थी। इसका मतलब ये कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तब तक पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आए हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे। तो इसका मतलब ये कि अब भारत में इन दोनों कंपनीज़ के बीच में कुछ ना कुछ तनातनी तो होनी तय है। इनफैक्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी का तो मेन एम ही ये था कि पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाँ जहाँ अपने सेटलमेंट्स बनाए हुए हैं या फैक्ट्रीज़ बनाई हुई हैं उन्हीं एरियाज़ को टारगेट करना है और उन्हें अपने कब्जे में लेना है। एक्चुअली डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्फिडेंस का राज ये था कि वो पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी को मलाया आर्कीपेलेजियो में कई बार मात दे चुके थे। और भारत में भी अब वो यही टारगेट लेकर आए थे कि भारत में पोर्चुगीज़ का नामो निशान ख़त्म कर दें। हालांकि वो यहाँ पर कोई टेरिटोरियल पोजीशंस के लिए नहीं आए थे, वो आए ट्रेड के लिए ही थे। लेकिन क्योंकि उनके कॉम्पिटिटर्स थे पोर्चुगीज़, तो इसीलिए उन्होंने पोर्चुगीज़ को यहाँ पर टारगेट किया। और इसी का परिणाम था कि 1605 से लेकर 1663 तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्चुगीज़ के जितने भी फोर्ट्स थे मालाबार कोस्ट पर, उन सब को एक्वायर कर लिया। इसका मतलब ये कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाकई में पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी और 1663 तक पोर्चुगीज़ की हालत बिल्कुल मिजरेबल कर दी थी। लेकिन इस चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करें इससे पहले हमें यहाँ पर एक और प्लेयर को इंक्लूड करना होगा। और ये प्लेयर और कोई नहीं बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि इंडिया में 1607 में आई थी। तो इसका मतलब ये कि 1607 के बाद से भारत में एक ट्रायंगुलर सीरीज चल रही थी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ट्रायंगुलर सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसीलिए फॉलो करते रहे।